तो लास्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़े हुए थे आरएनए के प्रकार के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे कि आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मतलब कि राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए मतलब कि ट्रांसफर आरएनए। और फिर कौन कितना परसेंट होता है वो भी हम लोग पढ़े हुए थे। एमआरएनए होता है 5 से 10%, आरआरएनए होता है 80% लगभग, और टीआरएनए होता है 10 से 15%। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है डीएनए की प्रतिकृति, कि डीएनए जो है वो कैसे द्विगुणित होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं डीएनए का द्विगुणन, कि डीएनए कैसे द्विगुणित होता है, कैसे 1 से 2 डीएनए बनता है। मान लो कोई एक कोशिका है और उस कोशिका के अंदर अगर डीएनए है और उस कोशिका को अगर विभाजित होना है तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनना है। अब दोनों कोशिका में डीएनए चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डीएनए को द्विगुणित करना पड़ता है, डीएनए को डबल करना पड़ता है। और जो डीएनए की डबल करने की प्रक्रिया है उसी को डीएनए की प्रतिकृतिकरण या फिर उसी को डीएनए का द्विगुणन या फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है। अब हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है डीएनए की प्रतिकृति, कैसे एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। पहली बात तो ये कि डीएनए की प्रतिकृति कब होता है। जैसे तो कोशिका चक्र पढ़े थे 11वीं क्लास में, कोशिका चक्र एक बार रिवाइज कर लो। कोशिका चक्र क्या होता है, तो किसी भी कोशिका के जन्म से लेकर, मतलब जब कोशिका बना है तब से लेकर, और किसी भी कोशिका के जीवन में, हर एक कोशिका का जीवन काल होता है ना, हर एक कोशिका कुछ काल बाद विभाजित हो जाता है, मर जाता है या फिर मर जाता है। तो किसी भी कोशिका के जीवन में जो अलग अलग घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का जो चक्र होता है उसी को क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। कोशिका के जीवन में जो घटनाओं का चक्र होता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। और कोशिका चक्र जो होता है सेल साइकिल, इसको हम बताए थे 11वीं क्लास में भी, कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, इंटरफेज और एम फेज, अंतरावस्था और एम प्रावस्था। याद है, ये सब भूल गए। एक कौन होता है अंतरावस्था, एक कौन होता है एम प्रावस्था। अंतरावस्था में फिर 3 फेज होता है, एक होता है जीवन प्रावस्था, एक होता है एस प्रावस्था और एक होता है G2 प्रावस्था। और जो एम प्रावस्था होता है इसमें अगर हम बात करें इसमें फिर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस, एक क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं केंद्रक विभाजन। कैरियोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं, केंद्रक विभाजन। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, या फिर साइटोकाइनेसिस को ही बोलते हैं कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन, साइटोकाइनेसिस। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो कोशिका होता है, उसे जो कोशिका चक्र होती है उसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, अंतरावस्था। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, अंतरावस्था कहते हैं। अंग्रेजी में इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, तो इन दोनों मिलाकर कहते हैं एम प्रावस्था। क्या कहते हैं इसको, एम प्रावस्था कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस और जो साइटोकाइनेसिस है उसको एक साथ क्या कहते हैं, तो एम प्रावस्था। और इन तीनों मिला क्या कहते हैं, तो अंतरावस्था कहते हैं। और इसमें जो एस प्रावस्था होता है जिसको ही बोलते हैं सिंथेटिक फेज, संश्लेषण प्रावस्था, इसी में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है। तो देखिए डीएनए का द्विगुणन किस प्रावस्था में होता है, तो क्या बोलोगे, एस प्रावस्था में होता है। जो एस प्रावस्था होता है ये सब 11वीं क्लास का चीज़ है, वो जाकर रिवाइज कर लेना है इसको, कि जो डीएनए का द्विगुणन है वो किस प्रावस्था में होता है, तो एस प्रावस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, इसको लिख लेना, डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण है ये कब होता है, एस प्रावस्था में होता है। अब बात है कि डीएनए के जो प्रतिकृतिकरण के लिए कौन कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, कौन कौन ऐसे एंजाइम हैं जो डीएनए के प्रतिकृतिकरण में भाग लेते हैं। तो वो एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। कौन एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज। और है टोपोआइसोमेरेज। कौन है, टोपोआइसोमेरेज। और है एसएसबीपी जिसको कि बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और होता है इसमें जो मेन हीरो है इसमें,
वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और कौन है? तो और होता है इसमें आरएनए प्राइमर। ये सब मतलब कि बोले औजार हैं जो कि डीएनए द्विगुणन में भाग लेते हैं। और कौन है? तो और है डीएनए लाइगेज। कौन है? डीएनए लाइगेज। तो ये सब मतलब वो एंजाइम है, ये सब वो औजार हैं जो कि डीएनए के प्रतिकृतिकरण में भाग लेते हैं। डीएनए हेलिकेज है, टोपोआइसोमेरेज है, एसएसडीपी है, डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए प्राइमर है और डीएनए लाइगेज है। ये सब वो एंजाइम हैं, वो औजार हैं जो डीएनए प्रतिकृतिकरण में भाग लेते हैं। अब बताइए कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए पहले आपको डीएनए की संरचना पता होनी चाहिए, जो कि हम पहले ही बतलाए हुए हैं। याद है कि डीएनए जो होता है उसमें जो उसका आधारीय भाग होता है, जो उसका बैकबोन होता है, वो बना होता है किसका? शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल का। ठीक है, शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल का। और जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो अंदर की तरफ निकला होता है। उसमें से भी एडेनिन के सामने कौन होता है? थायमीन। और गुआनिन के सामने कौन होता है? साइटोसिन होता है ना। एडेनिन के सामने थायमीन होता है और गुआनिन के सामने साइटोसिन होता है। और एडेनिन थायमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ही गुआनिन और जो साइटोसिन होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? जो ये मान लो हो गया, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो बॉन्ड को क्या किया गया? तोड़ा गया। ठीक है, मतलब पहले बॉन्ड था यहाँ पर, देखो मान लो कि यहाँ अगर एडेनिन था, मान लो यहाँ अगर एडेनिन था तो यहाँ कौन था? थायमीन। और एडेनिन थायमीन में कितने बॉन्ड थे? 2 बॉन्ड थे। मान लो कि यहाँ अगर गुआनिन था तो यहाँ कौन था? साइटोसिन। और गुआनिन साइटोसिन कितने बॉन्ड थे? 3 बॉन्ड थे, पता है। तो वैसे ही जैसे मान लो यहाँ पर अगर साइटोसिन था, कौन था? साइटोसिन। तो यहाँ पर कौन होगा? गुआनिन। और साइटोसिन गुआनिन में कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड। यहाँ भी मान लो थायमीन है तो यहाँ कौन होगा? एडेनिन। और थायमीन एडेनिन कितने बॉन्ड होंगे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वैसे ही यहाँ भी बॉन्ड था तो उस बॉन्ड को तोड़ दिया गया है। ठीक है, और वो बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन किया है? तो यहाँ पर ये सब फिर आते हैं। ठीक है, मतलब पहले क्या था? पहले ऐसे डीएनए था, पहले ऐसे डीएनए था, फिर डीएनए को क्या किया गया? सर बॉन्ड को तोड़ा गया था कि दोनों जो इसके, अब मान लो कि अगर ये है 5 प्राइम, तो एक सिरा होगा वो कौन होगा? 3 प्राइम। और अगर एक है 3 प्राइम, इसका एक और सिरा जो होगा वो कौन होगा? 5 प्राइम। ठीक है, तो अब शुरू से बात शुरू करते हैं। तो मान लो कि डीएनए था। अब डीएनए में क्या था कि हाइड्रोजन बॉन्ड था। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार के बीच सबसे पहले उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ने का काम करता है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज जो है वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ देता है, ताकि दोनों जो शाखाएँ हैं, श्रृंखलाएं जो दोनों हैं वो अलग अलग हो पाएँ। तो पूछा जा रहा है, बताइए कि डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजनी क्षार के बीच में, उनको तोड़ने का काम कौन करता है? तो तोड़ने का काम जो है डीएनए हेलिकेज करता है। ठीक है, अब जब टूट गया तो क्या होगा कि फिर आपस में एक कॉइल हो सकता है। मान लो इसको एक रस्सी से समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एक रस्सी है, एक नारियल का रस्सी है, ऐसे ऊपर से जुड़ा हुआ है, इसको हाथ में से पकड़े हुए हैं। पकड़ के क्या करें कि दोनों रस्सी के 2, मतलब मान लो 2 रस्सी लिपटा हुआ है उसमें, तो दोनों को हम इस पकड़ के अलग अलग करें और फिर छोड़ दें, फिर आपस में क्या होगा? वो फिर लिपट जाएगा। वैसे ही यहाँ डीएनए को अलग अलग तो कर दिया गया, बॉन्ड को तोड़ा गया, अलग अलग हो गया। बॉन्ड को कौन तोड़ा? याद रखो, डीएनए हेलिकेज तोड़ा। लेकिन तोड़ने के बाद फिर क्या हो सकता है? तोड़ने के बाद फिर जो है ये आपस में क्या हो सकता है? फिर से रिक्वायलिंग हो सकता है। ठीक, फिर से आपस में एक क्वाइल हो सकता है, फिर से आपस में लिपट सकता है। तो यहाँ पर आता है SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये आकर यहाँ पर जो दोनों शाखाएं अलग हुई हैं उनसे आकर जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है?
SSBP आकर यहाँ पर जो दोनों शाखाएं अलग हुई हैं उनसे आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसे आकर जुड़ गया। तो ये क्या है, ये है SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। अब जुड़ने के बाद देखो एक चीज़ और भी होगा, एक तो तोड़ा गया तब तुमको रिक्वायलिंग का चांस है, तो रिक्वायलिंग को कौन रोकेगा, फिर से आपस में लिपटे नहीं, इसके लिए कौन आ गया, SSBP। ठीक है। और एक चांस और भी है, और वो चांस ये है कि ऊपर में तनाव बढ़ेगा। जैसे मान लो कि वो रस्सी लटका हुआ था और रस्सी को हम नीचे से पकड़ के ऐसे खींचेंगे, रस्सी को नीचे पकड़ के खींचेंगे तो ऊपर में तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। उस तनाव को कम करने का काम करता है टोपोआइसोमेरेज। और टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, जो ऊपर जिसको खींचा गया है ऐसे, तो ऊपर में जो तनाव बना है, जो नज़दीक नज़दीक आ गए हैं कोई शाखाएँ, सोचो इसको अब कल्पना करो, करके देखना है। इसको एक रस्सी लेना, उसको बांध देना, कहीं भी बांध देना, और उसको एक तरफ से पकड़ के ऐसे खींचना। जब खींचोगे तो एक चीज़ तो है कि छोड़ने पर लिपटेगा, एक चीज़ और भी होगा कि जब से खींचोगे तो ऊपर में तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। तो उस तनाव को कम करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज। सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ना था, तो बॉन्ड को कौन तोड़ा, DNA हेलिकेज। फिर वो आपस में फिर से लिपटे नहीं, तो इसके लिए उन दोनों को फिर लिपटे नहीं तो इसको स्टेबल रखना है, अस्थाई रखना है। अस्थाई रखने का काम कौन किया, SSBP। फिर ऊपर में तनाव नहीं बढ़े, तो तनाव को कम करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज। यहाँ तो बस समझ में आया, तीनों एंजाइम का समझ में आया। DNA हेलिकेज क्या किया, बंधन को तोड़ा। ठीक है। SSBP क्या किया, दोनों को स्टेबल करने का काम किया। टोपोआइसोमेरेज क्या किया, तो ऊपर में जो तनाव बढ़ गया है, तनाव को कम करने का काम कौन किया, टोपोआइसोमेरेज किया। अब बात आता है फिर RNA प्राइमर का। इतना चीज़ हो गया, तब आता है RNA प्राइमर। और RNA प्राइमर आकर जुड़ जाता है। RNA प्राइमर आकर क्या होता है, 3 प्राइम के आगे जुड़ जाता है। देखो RNA प्राइमर और DNA पॉलीमरेज, ये दोनों एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है। RNA प्राइमर की एंजाइम नहीं है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम है। RNA प्राइमर क्या है, तो RNA का छोटा सा टुकड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, चूँकि RNA प्राइमर जो है ये केवल 3 प्राइम के आगे ही आकर जुड़ सकता है। मतलब जब ये दूसरा चैन बनाएगा यहाँ पर, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में ही बना सकते हैं। मतलब इधर से आकर RNA प्राइमर नहीं जुड़ पाएगा, जो कि यहाँ पर सामने में 5 प्राइम, वो अब चूँकि 3 प्राइम के आगे कौन होगा, 5 प्राइम। दोनों जो बनेंगे, दोनों मान लो ये था एक 5 प्राइम, तो क्या था 3 प्राइम। वैसे यहाँ फिर 2 DNA, ये तो पता है ना कि DNA का रेप्लिकेशन कैसा होता है, अर्धसंरक्षी होता है। DNA का जो द्विगुणन होता है वो कैसा होता है, अर्धसंरक्षी होता है। तो अर्धसंरक्षी बनाना मतलब एक पुराना DNA रहेगा, एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा, एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है। अब एक नया स्ट्रैंड बनेगा तो एक 3 प्राइम है, तो सामने वाला 5 प्राइम होगा। तो इधर से ही आकर RNA प्राइमर जुड़ सकता है। पहले RNA प्राइमर आगे जुड़ा और फिर इससे आकर जुड़ा DNA पॉलीमरेज। कौन आकर जुड़ा, DNA पॉलीमरेज। ये कौन है, DNA पॉलीमरेज। तो DNA पॉलीमरेज आकर जुड़ा। अब जो ये DNA पॉलीमरेज आकर जुड़ा है, ये क्या करेगा कि आकर्षण करवाना शुरू करेगा। मान लो कि जब बॉन्ड टूटा था तो यहाँ पर एडेनिन था, मान लो यहाँ पर थाइमिन था, यहाँ गुआनिन साइटोसिन था, ऐसे कुछ ना कुछ तो था जो टूट गया है, बॉन्ड टूट गया है। जैसे ही DNA पॉलीमरेज आएगा तो क्या करेगा कि जो भी यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार है, उसका जो पूरक क्षार है उसको ले जाकर सामने जोड़ने का काम करेगा। अब पूरक क्षार कौन होता है, एडेनिन का पूरक कौन होता है, थाइमिन, और गुआनिन का पूरक कौन होता है, साइटोसिन। तो उसको लाकर यहाँ सामने में जोड़ने का काम करेगा और इस तरह रेप्लिकेशन चल पड़ेगा। मतलब कि यहाँ से आगे होते जाएगा, जोड़ते जाएगा, यहाँ पर आगे जोड़ते गया, धीरे धीरे टूटते जाएगा और ये जोड़ते जाएगा। तो खैर यहाँ पर अगर देखा जाए, ये जो 3 प्राइम वाला जो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, देखो जिस DNA का जो ये श्रृंखला है जिस पर कि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हो रही है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट। इस स्ट्रैंड मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास अगर एक पेज है जिसको हमको जीरोक्स कराना है, ठीक है, तो सोचा कि हम जीरोक्स करवाएं, तो जिस पेज से जीरोक्स हुआ, जो ओरिजिनल पेज है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट।
मतलब कि यहाँ पर भी जो ये दोनों स्ट्रैंड हैं इनको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है, और एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है। तो जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी पर जो रेप्लिकेशन है वो कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। जबकि इस पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें यहाँ का जुड़ नहीं सकता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बनते हैं, छोटे छोटे इधर से बनते हैं, और फिर क्या होता है कि पूरा जुड़ जाता है, अगर आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में इनको जोड़ने का काम करता है लाइगेज। ध्यान रखो कि लाइगेज एंजाइम को जो है आणविक गोंद कहा जाता है, मोलिकुलर ग्लू कहा जाता है। कई बार अणुओं को जोड़ना है तो जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। लाइगेज आगे भी आएगा बहुत बार, याद रखो लाइगेज जोड़ने का, अणु अगर कहीं भी हैं और उनको काटना है तो काटने का काम करता है प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन को कहा जाता है आणविक कैंची, ठीक है। और कहीं अगर जोड़ना है तो जोड़ने का काम करता है लाइगेज। तो लाइगेज से कहते हैं आणविक गोंद, मोलिकुलर ग्लू किसको कहते हैं, लाइगेज को। और आणविक कैंची किसको कहते हैं, तो कैंची कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, प्रतिबंधन एंजाइम को, ठीक है। देखो तो ये जो स्ट्रैंड है, ये जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस पर जो रेप्लिकेशन है, इस पर जो द्विगुणन है वो कैसा हो रहा है, सतत रूप से हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड कौन होता है, तो डीएनए का वह स्ट्रैंड जिस पर, इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कौन है, डीएनए का वह स्ट्रैंड जिस पर जो प्रतिकृतिकरण है वह सतत रूप से होता है, कंटिन्यूअस होता है, सतत रूप से कंटिन्यूअस अगर रेप्लिकेशन जिस स्ट्रैंड पर होता है उसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जिस पर रेप्लिकेशन सतत रूप से नहीं होता है बल्कि असतत रूप से होता है, असतत रूप से होता है, उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं उनको हम लीडिंग या लैगिंग स्ट्रैंड कह सकते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड कौन होता है, तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है उसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। जिस पर कंटिन्यूअस नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और जिस पर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि जिस पर जो रेप्लिकेशन है वो असतत रूप से हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, उस पर ये टुकड़े बन रहे हैं, छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बन रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े होते हैं इन्हें कहा जाता है ओकाजाकी टुकड़ा। क्या कहा जाता है इनको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट या ओकाजाकी टुकड़े, या इसको हम कह सकते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और फिर जो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट होते हैं, जो ओकाजाकी टुकड़े होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। और हम बोले कि इनको जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम इनको डीएनए लाइगेज करता है। ओकाजाकी टुकड़े को आपस में जोड़ता कौन है, डीएनए लाइगेज, जिसको आपस में लाकर जोड़ने का काम करता है। बहुत चीज़ पढ़े हम लोग ऐसे। अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे ये खुलते जाएगा, पहले ये हो रहा है, ये ऐसे खुलते जाएगा, ऐसे 2 डीएनए क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये खुलते जाएगा, ये यहाँ से 1 डीएनए बन जाएगा, और ये इधर से भी क्या हो, डीएनए बन जाएगा। कितने डीएनए बन गया, 2 डीएनए बन गया। कुछ समझे, फिर से क्या होगा। तो डीएनए की प्रतिकृतिकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण है ये कोशिका चक्र के किस अवस्था में होता है, तो एस अवस्था में होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ें कि डीएनए के जो प्रतिकृतिकरण में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, तो डीएनए हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, एसएसबीपी, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर और डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए की जो दोनों शाखाएं हैं उनके बीच जो हाइड्रोजन बंधन है, उस हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने का काम कौन करता है, तो हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने का काम डीएनए हेलिकेज करता है।
जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो दोनों फिर आपस में कुछ मिल नहीं जाए, इसको रोकने का काम कौन करता है? SSBP। दोनों तरफ जुड़ गया, दोनों को आपस में रिक्वालिंग होने से रोक देता है। उसके बाद फिर ऊपर में तनाव बढ़ रहा है, तनाव को कम करने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमेरेज। फिर यहाँ पर आगे आकर कौन जुड़ जाता है? RNA प्राइमर। अब RNA प्राइमर कहाँ आके जुड़ता है? तो 3 प्राइम के आगे। ये दोनों की कमजोरी है, DNA पॉलीमरेज की भी और RNA प्राइमर की भी, कि केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो इधर हम माने हैं कि इधर से आगे जुड़ नहीं सकता है, इधर माने कि उल्टा तरीके से कर रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। अब DNA का जो ये स्ट्रैंड है जिस पर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, लगातार ऐसे एप्लीकेशन होते चला जा रहा है, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और इस पर क्या हो रहा है? छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, जो टुकड़े बाद में आपस में, और ये टुकड़ों को क्या कहते हैं? ओकाजाकी टुकड़ा। ओकाजाकी नाम वैज्ञानिक का उन्हीं नाम पर दिया गया है। जो ओकाजाकी टुकड़ा होता है ये बेसिकली 1000 से 2000 क्षार युग्म का टुकड़ा होता है। कितना से कितना का? 1000 से 2000 क्षार युग्म का टुकड़ा होता है ओकाजाकी टुकड़ा। ठीक है, जो आपस में फिर जुड़ जाता है। कौन जोड़ देता है उसको? DNA लाइगेज जोड़ देता है। और जिस स्ट्रैंड पर जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है, ठीक है, सतत रूप से नहीं हो पाता है, असतत होता है, उसको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब हमारे पूछते हैं आपसे, हम बताओ ओकाजाकी टुकड़ा किस स्ट्रैंड पर बनता है? लीडिंग पर कि लैगिंग पर? तो क्या बोलोगे कि जो ओकाजाकी टुकड़ा है वो बनता है लैगिंग स्ट्रैंड पे। किस पर जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूअस होता है? तो लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस होता है। किस पर डिसकंटिन्यूअस होता है? तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर डिसकंटिन्यूअस होता है। और उसमें जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जो टुकड़े बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ओकाजाकी टुकड़ा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जिनको आपस में कौन जोड़ता है? तो DNA लाइगेज जोड़ता है। और DNA लाइगेज तो क्या कहते हैं? आणविक गोंद कहते हैं। जब भी शरीर में अगर अणुओं को जोड़ना है तो जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। और काटना है तो काटने का काम कौन करता है? प्रतिबंधन एंजाइम। इसलिए उसको जो है आणविक कैंची कहा जाता है। तो ये सब बातें हम लोग आज पढ़ें। यही है DNA की प्रतिकृतिकरण, यही है रेप्लिकेशन ऑफ DNA। ठीक है, इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो, मेरे ख्याल से दिक्कत में रहेगा नहीं, समझने में काम सीख लिए एक बार। हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? तो ऊपर जो तनाव बढ़ रहा है, मान लो रस्सी है, पकड़ के नीचे से खींच दिए, ऐसे नारियल का रस्सी है, जब खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे, आपस में फिर क्या होगा? फिर जुड़ जाएगा, फिर उसमें आपस में फिर लिपट जाएगा, फिर कॉइलिंग हो जाएगा। उस तरह से जब DNA को ऐसे पकड़ के अलग करते हैं फिर आपस में ये जुड़ सकता है। तो उसके लिए कौन आता है? SSBP आकर यहाँ जुड़ गया और कहा कि चलो अब तुमको आपस में फिर से लिपटना नहीं है। उसके बाद फिर ऊपर में तनाव, मान लो कि रस्सी है, पकड़ के ऐसे खींच दिए, जब खींचेंगे तो ऊपर में क्या होगा? तनाव बढ़ेगा। ऐसा करके देखना, ठीक है, एक रस्सी लेना, उसको बांध देना और तब नीचे से पकड़ के ऐसे खींचना। जब खींचोगे तो ऊपर में क्या होगा? तनाव बढ़ेगा। जब रस्सी को नीचे से खींचोगे तो ऊपर में जो रस्सी है वो और नज़दीक आएगा, उनके बीच में तनाव बढ़ेगा। वैसे ही यहाँ भी होगा। तो उस तनाव को कम कौन करता है? टोपोआइसोमेरेज। उसके बाद जो है RNA प्राइमर और DNA पॉलीमरेज, दोनों की जो कमजोरी है वो क्या है कि दोनों को दोनों जो है केवल जो 3 प्राइम वाला जो DNA टेम्पलेट है उस पर ही कंटिन्यूअस रूप से रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और DNA लाइगेज क्या है? तो आणविक गोंद है जो कि अणुओं को जोड़ने का काम करता है। DNA पर जो टेम्पलेट होते हैं वो 2 तरह के स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। जिस पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और जिस पर डिसकंटिन्यूअस असतत रूप से होता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पर क्या बनता है? ओकाजाकी टुकड़े बनते हैं। आपस में जोड़ता कौन है? तो DNA लाइगेज जोड़ता है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। इसको लिख लेना, कुछ नहीं लिखे तो DNA तो वीडियो को पॉज करना और इसको लिख लेना। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर बात करेंगे इसके आगे। इसको लिख लो और जो बात इसमें हम बोले सब बात लिख लो। लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, ठीक है, ओकाजाकी टुकड़े क्या है, 1000 से 2000 क्षार युग्म के टुकड़े हैं जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं। इस सब बात को क्या करना है? लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अब इसमें आगे देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सबका नोट्स बनाते रहो और साथ साथ में जो बात हम नहीं भी लिखे हैं यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड, ये सब बात भी खुद से लिखो। 12 वीडियो को देखो, समझ में आएगा अच्छे से। 1-2 बार देखा करो वीडियो को। जैसे कि इसका वीडियो कम से कम 2 बार देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल चीज़ भी था।
ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।